मुस्लिम सीट्स में, जैसा भी मोहित ने कहा कि मुस्लिम सीट्स में जो वोट परसेंटेज का जो गैप है बीजेपी और आम आदमी पार्टी में, वो बहुत बड़ा है। क्या वो गैप भरता हुआ दिखता है आपको? मेन चीज तो वो है। नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात है। वो गैप बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा, क्योंकि आप देखेंगे कि यहाँ पर वोट कट रहा है, और वोट जो कटेगा वोट तो जाएगा सीधे बीजेपी को। यहाँ पर तीन पार्टियां जिसके तीनों मुस्लिम कैंडिडेट हैं, वो कहीं ना कहीं उनको अमानतुल्लाह के साथ में जो छवि उसकी थी, एक तरह से जो खराब छवि हुई, जो प्रदर्शित की गई और जिस तरह से एफआईआर हुई, उनके ऊपर मुकदमा हुआ, तो वो छवि जो है बहुत निगेटिव छवि गई है। इस वजह से उनके, और दूसरा एक तरफ कैंडिडेट आना, एमआईएम का मजबूत कैंडिडेट आना, जिसने सीए एनआरसी को लेकर के बाकायदा कैंपेन चलाया, जेल भी गया, तो वो जो इमोशंस हैं वो कहीं ना कहीं मुस्लिम लोगों के बीच में है। ओखला में 5 वहां पर वार्ड हैं, जिसमें 3 वार्ड में तो मुस्लिम लोग सबसे ज्यादा रहते हैं। 2 वार्ड पर छवि वहां पे, मैं ये जानना चाह रहा हूँ अरीबा, क्योंकि जो मेरे को ग्राउंड रिपोर्ट है, अरीबा वहां पर मजबूत होती हुई बिल्कुल नहीं नजर आ रही है। अरीबा पिछले परवेज हाशमी का ही जो कमोबेश जो रहा था परिणाम, वैसा ही सर परिणाम नजर कर। एक फैक्टर जरूर है, पर जो एमआईएम है ये 20 से 25 हजार मेरे हिसाब से वोट काट रही है। आप क्या ये कह रहे हैं कि 30 से 35 हजार वोट ये जी जी इसमें मोहित, हम लोगों ने सर ओखला पे कुछ ज्यादा ही चर्चा कर ली, क्योंकि 11 विधानसभा सीटें मुस्लिम हैं। अगर देखा जाए सेंट्रिक है दिल्ली में, 5 सीटें हैं नहीं, 5 तो पूरे हैं, लेकिन असर उनका कहीं ना कहीं है। लेकिन सर इस बार जो खासतौर पे जो हम लोग, अभी आपने एक सवाल बड़ा महत्वपूर्ण किया कि गैप भारतीय जनता पार्टी एंड आम आदमी पार्टी। सर इस बार हम पहली बार ऐसा देखेंगे काफी अरसे के बाद कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव में मुसलमानों का मन कहाँ है। मुसलमानों का मन तो चलिए आम आदमी पार्टी पिछली बार तो उन्होंने दिया, लेकिन इस बार जो कांग्रेस ने मेहनत की है, जिस तरीके से कांग्रेस मुसलमानों के बीच में गई है, और जब दंगे हुए थे, राहुल गांधी गए थे लोगों के बीच में, राहुल गांधी ने अपने भाषणों में जिक्र किया कि भाई हम तो आपके, जब दंगा हुआ था हम आपके बीच में आए। तो इस बार मुस्लिम मतदाता जो है वो कांग्रेस की ओर भी आ रहा है। कांग्रेस की ओर आ रहा है, इसका मतलब यह है कि वो ये नहीं देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को हरा कौन रहा है दिल्ली के भीतर। तो अगर मैं मानता हूं कि 100% में से अगर 50% भी अगर ये हो गया, तो सीधे तौर पे डेंट जो पर ये ग्राउंड में दिखता है या नहीं दिखता है? ये ग्राउंड में दिखता है, होता नहीं है। ये ग्राउंड में सीलमपुर में मैं गया था, सीलमपुर में जो है वहां पे मुझे दिखाई दिया। वहां बीजेपी है ही नहीं, वहां कांग्रेस और आपका मुकाबला है। वहां कांग्रेस के मुकाबले पड़ेंगे वोट, लेकिन आमिर ने बहुत अच्छे तरीके से 5 सीटें कवर करी हैं। इसीलिए मैं ये समझना चाह रहा था कि वो क्या कंसोलिडेटेड वोट जो है नहीं पड़ेगा, वो कंसोलिडेटेड वोट जो पड़ता आम आदमी पार्टी को नहीं पड़ेगा, कांग्रेस को भी नहीं पड़ेगा। तो नहीं, कांग्रेस को तो कंसोलिडेट पड़ाएगा ही नहीं, पर कांग्रेस थोड़े वोट काटेगी। मुझे लगता है मुस्लिम वोट जो है ना, जितने भी 5 सीटें हैं, मुस्लिम वोट जो है या तो एमआईएम के साथ बट रहा है 2 सीटों पर, 3 सीटों पर सुपड़ा साफ हो रहा है कांग्रेस का पूरी तरीके से। बल्ली मारान, मटिया महल और सीलमपुर, यहां तीनों सीटों पर कांग्रेस नहीं आ रही है। उसके अलावा ये 2 जो सीटें हैं, ये अगर आम आदमी पार्टी हारती है तो उसकी वजह एमआईएम रहेगी, कांग्रेस नहीं आएगी। 5-5 हजार वोट ले जाना कांग्रेस के लिए बहुत भारी है इन सीटों पर। उसमें मैं बताऊं मोहित, अगर बल्ली मारान मटिया महल की बात कर रहे हो, तो बल्ली मारान तो मैंने कवर किया था। बल्ली मारान वो सीट है जहां से हारून यूसुफ लगातार जीतते रहे, और उसके बाद से देखें तो इमरान जो है वो जीत रहे हैं। लेकिन इसी इमरान के खिलाफ 4 दिन पहले जो प्रोटेस्ट और वीडियो आया, उसने एक नैरेटिव गढ़ा। उसके अलावा हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि मैंने बल्ली मारान के हिंदू इलाकों में देखा कि वहाँ खासी नाराज़गी है कि इमरान ने कोई काम नहीं किया और अपने ही इलाकों में उन्होंने काम किया। एक और फैक्टर हमको ध्यान रखना चाहिए कि वहाँ पर जो सोढ़ी चुनाव लड़ रहे हैं, वो वहाँ से उसी सीट से विधायक भी रहे हैं, ठीक है। तो जब वहाँ पर वोट बढ़ता है तो फायदा वहाँ बीजेपी को मिलता है। हमको लगता है बल्ली मारान सीट जो है वो कांग्रेस की थी और आम आदमी पार्टी की है, लेकिन बल्ली मारान का जो वहाँ पर डेमोग्राफ है वो अगर थोड़ा भी डिवाइड करता है, यानी हारून यूसुफ थोड़ा भी वोट अगर काटने में सक्षम होते हैं, तो वो सीट आम आदमी पार्टी के हाथ से जा सकती है। पहले भी आप याद करें 2008 के चुनाव में हारून यूसुफ महज हमको लगता है 4 या 4.5 हजार वोट से जीते थे और सीट बचा पाए थे। एग्जैक्टली और पूरी तरह से कांग्रेस पर थे, और पूरी तरह से कांग्रेस पर थे। की सीट कितनी है हमारे? 5 तो 5 परफेक्ट है। हाँ, चलो ठीक है। महल की जो सीट है सर, नहीं, चलो अब नॉन मुस्लिम सीट्स पे शिफ्ट करें, क्योंकि लंबा टाइम हो गया मुस्लिम सीट्स पे। अच्छा मोहित, अभी आपने बोला कि ये बात गलत है कि लोगों को फ्री की चीज़ की आदत पड़ी हुई है।
मेरे को लगता है कि फ्री की चीज़ की आदत दिल्ली में पड़ी हुई है लोगों को। मैंने हाँ, क्योंकि मैं देखता हूँ हमारे घर में जैसे जो मेड आती हैं काम करने के लिए, यार जो मेरा जो ड्राइवर है, अगर आप उन्हें देखें तो वो सॉलिडली आम आदमी पार्टी के साथ है। और मतलब जिस दिन आम आदमी पार्टी ने वो 2100 रुपये का फॉर्म बांटना शुरू करा था, तो मेरा जहाँ घर है करोल बाग का एरिया उसके पास में ही है, तो वहाँ औरतों की लाइन लग गई थी सुबह से, और आप मानेंगे नहीं 10 दिन तक लाइन लगी रही। पता नहीं औरतें करोल बाग पता नहीं कहाँ कहाँ से, देवनगर दूर दूर से आती थी, अपने पास नहीं जाती थी, जो जहाँ काम करती थी वहीं लाइन में खड़े होकर भरवाती थी। यही वजह था सर कि जो बीजेपी ने कही ना कि हम इतना देंगे 2500 देंगे, आगे बढ़ी, तो भरोसा नहीं कर पा रहे थे कि कहीं आम आदमी पार्टी हार जाए तो हो ना, जो भी मिल रहा है वो भी ना मिले, तो इसलिए उस पर बीजेपी वाले पर लोगों का भरोसा कम हो रहा था कि चूंकि ये तो सरकार में ही है और दे देने की बात कर रहा है, तो लेकिन बाद में मेरे को लगता है कि निकल जाए तो मेरे को लगता है कि मोदी की जो गारंटी थी वो काम आ गई। और मुस्लिम वाले पर सर जो एक मैंने अनुभव किया, क्योंकि कुछ मुस्लिम सीटों पर जहां हालांकि मुस्लिम बाहुल नहीं है, लेकिन आप 15 से 20%, मुझे चांदनी चौक वाला एरिया की बात कर लें, बल्ली मरान वाले एरिया की बात कर लें, तो मुस्लिम कांग्रेस को विकल्प मानता ही नहीं है। हमने मैं ये अनुभव किया, क्योंकि मुस्लिम तभी टूट सकता है कि जब उसके पास ऐसा विकल्प हो जो बीजेपी को हराने में सक्षम हो। तो इसलिए मुस्लिम के सामने ठीक है कि एमआईएम ने उतार दिया, वहां मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है, वो 10, 15, 20, 25 हजार ले लेंगे, चलिए मुस्लिम नंबर ऑफ सीट्स कम है अभी, हमने मेरे को लगता है कि बहुत ज्यादा टाइम दे दिया। इतना टाइम तो आम आदमी पार्टी और जो बीजेपी ने भी मुस्लिम्स के ऊपर नहीं डिवोट करा होगा जितना हमने कर दिया। इसमें एक चीज मैं जोड़ना चाहता हूँ, मैं ये कह रहा था कि असल में दिल्ली के लिए तो कहा जाता है कि दिल्ली का मौसम भी नहीं है अपना, और दिल्ली में हर कोई यहाँ पर मैक्सिमम आबादी वो है जो कमाने आई है, जो सोचती है कि 2 पैसा मेरा बच जाए। वो इस लग्जरी लाइफ नहीं जीती, लेकिन 2 पैसा बचाने के लिए वो सोचती है। तो वो लगता है कि अगर मैं बस में जा रहा हूं तो मुझे फ्री मिल जाए, या महिला है तो मुझे फ्री मिल जाती है, तो उसका 15 रुपए के हिसाब से 15 दूनी 30 रुपए के हिसाब से जो है वो 900-1000 रुपया बच जाता है। वही हाल सर स्कूल की फीस में, अगर सरकारी स्कूल बढ़िया होते हैं, पैसा बच जाता है तो थोड़ा सा फायदा नजर आता है। बिजली का बिल 2-2.5-3 हजार रुपए है, अगर बच जाता है तो ओवरऑल जो है एक बड़ा फायदा नजर आता है। नहीं मोहित, ऐसा नहीं है। देखो अगर 2100 रुपये आम आदमी पार्टी देती है जी, तो इसका मतलब एक साल में कितना हो गया? 25,000 रुपये। जी जी। और अगर एक घर में 3 महिलाएं हैं, ठीक है, एक बेटी है जो 18 साल की है, जो भी मतलब इनकी लिमिट होगी मुझे मालूम नहीं, और वाइफ है, हाँ 18 साल हो गया, वाइफ हो गई, और 1, 2, 3 हो गए, माँ हो गई, तो सोच लीजिए कि 75,000 रुपये एक घर में फ्री में आ गया। सर बीजेपी का ट्राई एंड टेस्टेड फार्मूला है ना, वहां मध्य प्रदेश में इस मार्जिनली जीत हासिल हुई थी, तो वहीं से उसको सब लोग फिर वही है। हाँ, मध्य प्रदेश में बीजेपी का था, महाराष्ट्र में था, झारखंड में लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली, लैंडस्लाइड विक्ट्री दी, वो तो था ही, तो वादे में ही मिल गया सर, जो महतारी बंधन मिल गया। लेकिन इसकी शुरुआत अरविंद केजरीवाल ने ही करी है, फ्री का बिजली और पानी देके, और हर किसी को समझाया कि देखो 1000 रुपये 2000 रुपये का आपको फ्री में दे दिया, तो एक साल में आपका 12,000 या इसका खर्चा हो गया, बस का भी आप जोड़ लो तो 20-25 हजार रुपये आपका फ्री का हो गया। तो हाँ, तो फिर इसके बाद बाकी पॉलिटिकल पार्टी ने सोचा कि अगर इससे फायदा हो रहा है तो डायरेक्ट पैसा ही दे दो। सर कांग्रेस के एक बड़े नेता ने कहा, से वो शुरुआत होती। सर कांग्रेस के मैंने एक बड़े नेता से सवाल पूछा, हमने कहा दिल्ली में 78,800 करोड़ का तो आपका बजट है, और तीनों अगर पॉलिटिकल पार्टीज की फ्री की रोडियों की बात करें तो 25,000 करोड़ तो ऐसे आपका खर्चा हो जाता है, बचता है आपके पास 43,000 करोड़ रुपए, तो बेसिक इम्यूनिटीज पे कैसे आप लोग काम करेंगे? बोले भाई साहब ये आम आदमी पार्टी की वजह से मजबूरी में देना पड़ रहा है, नहीं तो हम देते नहीं। नहीं ऐसा नहीं है। कांग्रेस के जो सबसे बड़े नेता हैं वो तो हर जगह कहते हैं कि कास्ट सेंसस होगा, कास्ट सेंसस होने के बाद जितने रिसोर्सेज हैं, जितना देश की धन दौलत है, वो सारी की सारी कास्ट के बेसिस पे बांट देंगे। और उन्होंने तो पार्लियामेंट में बहुत अच्छा भाषण दिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में था वन ऑफ द बेस्ट स्पीचेस, जो कि राहुल गांधी की थी, लेकिन जाते जाते उन्होंने उसको भी कास्ट के साथ जोड़ दिया तो वो एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स था इसमें सर। मतलब ये सर सबसे ज्यादा मौजूदा वक्ती जो पॉलिटिक्स है सर, धर्म की काट जाती है, तो कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि वो धर्म की बात कर रहे हैं तो राहुल गांधी जातियों की बात कर रहे हैं। नहीं, महाराष्ट्र में भी और हरियाणा में भी। हाँ, तो बिहार सर इसमें बड़ा गुणात्मक बदलाव तो बीजेपी में देखने को मिला, ये मुफ्त की रेवड़ी के मसले पर, कि बीजेपी ने सैद्धांतिक तौर पर तय किया, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में तय हुई कि हम मुफ्त की रेवड़ी नहीं बांटेंगे, तय किया कि उसी तरीके से उन्होंने कहा कि जैसे राजस्थान में कि नहीं साहब हम नीति पॉलिसी के तहत योजना चला देंगे लेकिन मुफ्त की रेवड़ी नहीं देंगे। लेकिन दिल्ली की मजबूरी ने उनको इतना मजबूर कर दिया झारखंड के बाद कि पहली बार बीजेपी में, महाराष्ट्र में भी तो दिया, हाँ महाराष्ट्र में दिया, महाराष्ट्र में दिया ना, लेकिन सर मध्य प्रदेश से शुरुआत हुई, महाराष्ट्र में करा, और दिल्ली में सबसे ज्यादा ये बेचैन दिखाई दिए
कि यहाँ खोलो। सर पहली बार बीजेपी के इतिहास में हुआ कि एक संकल्प पत्र, जिस घोषणा पत्र को कहते हैं, 3 वॉल्यूम में लेकर के आए, 3 भाग में लेकर के आए, ABC में। हाँ, आप एक चीज़ देखो कि अगर 40 लाख लोगों, 40 लाख महिलाओं को मैंने कैलकुलेट करा था, अगर 40 लाख महिलाओं को ये 2100 रुपये मिलते हैं तो देश में दिल्ली में जो खर्चा होगा वो होगा 10,000 करोड़ रुपीस का। और मुझे मालूम नहीं कि कितनी महिलाएं आएंगी, है ना, मेरे पास कोई ना डेटा है ना फिगर है। ना पेज फंसने वाले हैं बहुत सारे कि वो 18 से 60 साल उम्र तो है, उसके बाद जो 3 लाख रुपए का लिमिट है, आय की इनकम है, वो है। उसके अलावा आप अगर दूसरी जो फैसिलिटीज हैं, जैसे पेंशन्स की अलग अलग स्कीम्स हैं, उसका फायदा ना उठाते हो, सरकारी नौकरी में ना हो, सरकारी कोई पेंशन ना मिलती हो, सरकारी नौकरी वाले वैसे भी नहीं लेंगे, 20 से 25 तो जी जी, लेकिन वो नंबर भी मेरे को लगता है कि काफी होंगे जी 25 से 27 लाख के करीब सर वो नंबर है। 27 लाख, तो आप ये सोचे ना कि 7-8 हजार करोड़ का उसका खर्चा बिल्कुल है। बिल्कुल सर, इतना तो सोचना कि ये पैसा कहाँ से आएगा। बिल्कुल। दिल्ली में जब इन्होंने पानी फ्री में देने की बात करते हैं, मेरे को ध्यान है आज से 25 साल पहले की बात है, मैं बाहर यूरोप का कोई कंट्री था, मैं कहाँ गया मेरे को ध्यान नहीं है उसका, तो वहाँ होटल में उन्होंने पानी की बोतल रखी हुई थी, लेकिन बोला था कि ये पानी ना पिए, हम प्राइड लेते हैं अपने पानी का, टैप वाटर का। बिल्कुल। एक स्कैंडिनेवियन कंट्री है, उन्होंने तो RO सिस्टम बैन कर दिया। आप ये देखो कि दिल्ली में हर घर में RO सिस्टम है, भले RO सिस्टम का उसका खर्चा आपका 500 रुपये महीने का तो वैसे ही होता है साफ पानी करने का, आप ना भी खरीदें ये भी तो वही बात हो गई, और प्लस आपको 20-25 हज़ार रुपये की मशीन खरीदनी पड़ती है ठीक। तो अगर इसी को वो पानी को प्योरीफाई करने में या हमारी जो पाइपलाइन है उसको ठीक करने में खर्च करते तो मेरे ख्याल से मतलब पब्लिक के लिए वो चीज़ काफ़ी अच्छी होती। सर जैसे 2100 नहीं, चुनाव उस पे जीतना साफ तौर पर दिखता है कि नहीं ये तो दे रहे हैं, लाभ दे रहे हैं, वहाँ तो सर बिजली पानी की आप बात कर रहे हैं तो बिजली पानी की चूंकि चर्चा हो रही है, दिल्ली में जो शीला दीक्षित चुनाव हारी थी, कॉमनवेल्थ और घोटाले यूपीए के तो फैक्टर थे ही, लेकिन बड़ा फैक्टर ये था कि बिजली के दाम उस वक्त बढ़ रहे थे और बिजली तो ऑलरेडी प्राइवेटाइज हो गई थी, बिजली के रेट्स बढ़ रहे थे, और साथ ही साथ पानी को भी प्राइवेटाइज किया जा रहा था, जिसको बड़ा मुद्दा केजरीवाल ने बनाया था जब वो मीटर लेकर जाते थे और कहते थे, मीटर को फूंकते थे। और आपको मैं बताऊं, अगर पानी प्राइवेटाइज होता तो दिल्ली के लिए सबसे अच्छी बात होती। दिल्ली में आपने जब बिजली प्राइवेटाइज हुई तो इन्वर्टर पूरे के पूरे खत्म हो गए, वो इंडस्ट्री खत्म हो गई, और जैसे पहले बॉम्बे में हुआ था, आज की डेट में दिल्ली में बिजली जाती नहीं है। तो शीला दीक्षित का ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। अगर पानी के साथ भी ऐसा होता और पानी को भी चार्ज करते, पानी के साथ ऐसा होता, पानी का वेस्टेज भी नहीं होता, अगर घर में पानी आता, साफ पानी आता, और हमारे पास ये चीज़ का अधिकार होता बोलने का, कम से कम कोई सुनने वाला होता कि भाई साफ पानी क्यों नहीं आया। एग्जैक्टली। हाँ, तो हाँ कह रहा था कि आपने जो कहा ना कि इतना बजट हो जाएगा, तो जिस तरीके एग्जिट पोल आए हैं, आम आदमी पार्टी तो 2100 दे रही थी, बीजेपी 2500 दे रही है, तो अब ज्यादा सोचना विकास जी को है। हाँ, नहीं, एक चीज और है इसमें कि ये बात मोदी जी सक्सेसफुली, ये मतलब को लगता है कि ये चीज़ अगर ये बात है तो ये हो सकता है कि लोगों को सक्सेसफुली पहुंच गई हो। क्योंकि पहले मुझे क्या लगता था, मतलब अगर आज मैं 10 दिन पहले की बात करूं या मैं एक इलेक्शन जब अनाउंस हुए थे, अगर मैं तब की बात करूं, मुझे लगता था कि मिडिल क्लास आम आदमी पार्टी से नाराज़ है। क्यों नाराज़ है कि ये 2100 रुपये देंगे, 2100 रुपये देंगे, 8000 करोड़ का ये आएगा। अब मिडिल क्लास क्या है, हम लोग मतलब हम लोग 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे हमने मेहनत करी, उसके बाद हम लोग इनकम टैक्स पे करते हैं। अब तो खैर 12 लाख की लिमिट हो गई, उस समय 12 लाख का नहीं था। उसके बाद फिर इनडायरेक्ट टैक्सेस हम देते हैं GST के तौर पे। तो कोई भी मिडिल क्लास का आदमी 20-25% टैक्स देता था, और उसको उसके बदले क्या मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता। अगर कल नौकरी चली जाए तो सोशल सिक्योरिटी नहीं है कोई। आप कहीं जाते हैं तो आपको अपनी गाड़ी, स्कूटर, कार में पेट्रोल भरवाना है, उसमें टैक्स देना है, अपने ही पैसा खर्च करके बिजली मतलब फ्री की बस आपके लिए तो है नहीं, और जनरली बिजली का भी खर्चा होता है, पानी का भी होता है। तो वो मिडिल क्लास को मेरे को लगा कि उसको देख के नाराज़गी होगी, लेकिन और हो सकता है कि वो वोट बीजेपी में कन्वर्ट हो। लेकिन मेरे को लगता है कि बीजेपी को लगा कि भाई मिडिल क्लास के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, वो करप्शन के कारण ही हमको वोट दे देगा, उससे परेशान होकर, और लोअर क्लास है वो भी हमारी साइड आ जाएगा। तो मेरा ये मानना है कि हो सकता है कि ये कारण हो कि बीजेपी ने ये चीज़ अनाउंस करी और उसको अच्छे से कम्युनिकेट करी होगी। एक चीज़ मैं कहना चाह रहा था वो ये कि अगर हम 2020 के और 2025 के पैटर्न को देखें तो इस बार बहुत सारा बदलाव देखने को मिल रहा है। खासतौर पर जब वोटर के पास जा रहे हैं तो वोटर कह रहा है कि ये लड़ाई झगड़े जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच हो रहे हैं, कभी केजरीवाल खड़े हो जाते हैं, कभी बीजेपी खड़ी हो जाती है, एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, तो इनका कहना है कि भाई जब इतना ही झगड़ा है तो चेंज क्यों ना कर दिया जाए।
तो कई जगहों पर बदलाव देखने को मिला। मतलब पहले जो आम आदमी पार्टी के बारे में ही लोग बोलते थे कि नहीं वो केजरीवाल आम आदमी है, हमें सुविधाएं दे रहा है, हमें दिल्ली को बढ़िया बना करके देगा, वो चीज़ इस बार देखने को नहीं मिली। इस बार लोगों ने क्या कहा कि यार लगातार झगड़े होते जा रहे हैं, यहाँ झगड़ों की वजह से हम पिस रहे हैं, हमें पानी नहीं मिल पा रहा, हमारे घर के सामने जो है कूड़ा जमा हुआ है। तो ये चीज़ जो है इस बार बदली हुई नज़र आ रही है और लोगों को लग रहा है डबल इंजन सरकार अगर है तो वो तो चाहती है कि काम हो उसका, चाहे कोई करे, चाहे आम आदमी पार्टी करे, बीजेपी करे, कोई भी करे। तो वो उनका ये कहना है कि भैया आप डबल इंजन सरकार अगर काम करेगी तो हम उधर भी जाते हुए दिखाई देंगे। तो उसको अपना काम चाहिए, उसको जो सुविधाएं मिल रही वो चाहिए, और जो उसकी दिक्कतें हैं बिजली पानी सड़क वो उसको दुरुस्त चाहिए, तो वो करके कोई दे देगा तो वो उसकी तरफ चला जाएगा। अभी तक केजरीवाल करते हुए आ रहे थे, लेकिन लास्ट में जब इन्होंने कहा कि भैया हम ये यमुना साफ करने में असक्षम रहे, या फिर हम ये गंदगी साफ करने में असक्षम रहे, रोड बनाने में असक्षम रहे, तो उसका दिमागी जो इम्पैक्ट है वो जनता पर पड़ा है और वो साफ तौर पे वोटर के तौर पे दिखाई दिया लोगों के बीच। हाँ, देखिए ये आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि कि सेंटर और स्टेट में जो कॉन्फ्लिक्ट था उसके कारण दिल्ली को एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ। और आप सभी ने मतलब कि दिल्ली का इलेक्शन में मुद्दे क्या थे और क्या इसके रिजल्ट आ सकते हैं, उसके बारे में आपने काफ़ी अच्छे से, आज हमने काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया। और अब हम दोबारा 8 तारीख को एक बार फिर से मिलेंगे, एक बार शाम को जब रिजल्ट आएंगे उसके बाद फिर हम लोग यहाँ बैठेंगे। और आपका बहुत धन्यवाद सभी। थैंक यू सर।